दोस्तों, आप जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, इसमें आपको कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड तो जरूर दिख ही जाएगा। जब आप गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो आपका टाटा मोटर्स की गाड़ियों से सामना जरूर ही हुआ होगा। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो हो सकता है कि आप विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया से गए हो। अगर आप होटलों में रुकते हैं तो ताज होटल्स टाटा के हैं। यहाँ तक कि खाने में जो नमक डलता है वो है टाटा सॉल्ट। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि टाटा आज के दिन इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। और क्या आप जानते हैं, भारत को भी बनाने में आज कहीं ना कहीं टाटा का ही हाथ है। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि कैसे बना टाटा घर घर का ब्रांड। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, टाटा कंपनी की कहानी शुरू होती है साल 1822 में, यानी कि आज से लगभग 200 साल पहले। गुजरात के एक गाँव में एक पारसी प्रीस्ट के घर में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया नूसरवानजी टाटा। अब देखिए होता क्या है कि ये बचपन से ही बड़े रेस्टलेस रहते थे। इनको बचपन से ही एक बेचैनी सी थी और वो बेचैनी थी कुछ बड़ा करने की। कहा तो ये भी जाता है कि ये अपने गांव में इकलौते ऐसे आदमी थे जो बड़ा स्ट्रांगली फील करते थे कि मुझे अपने गांव से बाहर जाकर कुछ करना है। इनका मानना था कि यही इनकी डेस्टिनी है और इसी रीजन से सिर्फ 20 साल की उम्र में ये अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं और दिन रात करके कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, करने को तो आज के दिन भी बहुत से लड़के ऐसा करते हैं, गाँव से शहर शिफ्ट हो जाते हैं अपने नए फ्यूचर की तलाश में। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि नूसरवानजी टाटा की ऑलरेडी एक बीवी थी और बच्चा था। उन जमानों में चाइल्ड मैरिज बहुत आम हुआ करती थी, तो 17-18 साल की उम्र पर इनका बच्चा भी हो गया था। तो ये पूरी फैमिली को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए थे और कॉटन ट्रेड से काफी आकर्षित हुए थे। अब वक्त बीतते बीतते और देखते ही देखते जल्द ही ये अपना खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे थे। बिजनेस से जितना भी पैसा आता और इन्होंने ये इंश्योर किया कि ये पैसा वो अपने बेटे की एजुकेशन पर खर्च करेंगे। साथ ही वो इस मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे जमशेद को बेस्ट एजुकेशन दी। और उस वक्त बेस्ट एजुकेशन का मतलब था इंग्लिश में एजुकेशन देना। तो अब नूसरवान टाटा जी का जो कॉटन बिजनेस था वो अच्छा चलने लग रहा था। और कुछ साल बाद जब जमशेद जी 18-19 साल के हुए तो उनकी एजुकेशन खत्म हुई। तब इनके पिता ने डिसाइड किया कि अब इन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज देते हैं। दोस्तों देखिए, आज के जमाने में भले ये चीजें बड़ी आसान सी बात लगेगी कि कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को दूसरे देश में भेज रहा है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, लेकिन दोस्तों याद रखिए कि हम बात कर रहे हैं साल 1859 की। एयर ट्रैवल इन्वेंट होने में भी अभी 55 साल बाकी थे। उन दिनों में बड़े लंबे समुद्री जहाज से सफर तय करना पड़ता था। तो 1859 में जमशेद जी जब सिर्फ 20 साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें एक मिशन पर भेजा कि अब वक्त आ गया कि हांगकांग में जाकर अब एक ऑफिस सेटअप किया जाए। इंटरेस्टिंगली जमशेद जी भी अकेले नहीं थे। आपको बता दें कि इनकी भी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और इनकी भी एक बीवी थी और एक बच्चा था। तो ये बिल्कुल भी आसान डिसीजन नहीं था कि ये अपने परिवार को लेकर किसी दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाएं और वहां पर जाकर बिजनेस शुरू करने की कोशिश करें। लेकिन जमशेद जी भी बिल्कुल अपने पिता की तरह थे, उनमें भी बहुत उत्साह था और ये बहुत भरपूर तरीके से सक्सेसफुल भी हुए थे। 65 साल की अपनी जिंदगी में जमशेद जी ने 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर काम किए थे और इंडिया में ढेर सारी नई कॉटन मिल्स खोली। साथ ही में उनके मालिक भी बने। इसके साथ ही साथ इन्होंने इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरू करी और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल भी खोला था। ये होटल एक्चुअली में इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी और जिसमें बिजली आती थी। क्या आप गैस कर सकते हो कौन सा है ये होटल? तो दोस्तों ये था मुंबई में द ताज महल। आज के दिन तक ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस होटल्स में से एक माना जाता है। साल 1904 में जब जमशेद जी टाटा का देहांत हुआ तो वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जिसे आज तक मैच करना बहुत ही मुश्किल है। और ये बात हम सिर्फ बिजनेस के नजरिए से ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के जमाने में एक बिजनेस बनाना तो बड़ी आम सी बात बन चुकी है। आपको ढेर सारे बिजनेसेस ऐसे मिलेंगे जो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जमशेद जी ने एक शानदार लेगेसी बनाई थी और वो लेगेसी थी प्रिंसिपल्स और एथिक्स की। चलिए अब हम इस बात को आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। साल 1874 में जमशेद जी ने अपनी पहली कॉटन मिल की फैक्ट्री नागपुर में खोली, जिनका पहला एक्सपीरियंस था कॉटन ट्रेड के बिजनेस से हटकर कॉटन प्रोडक्शन के बिजनेस में आने का। अब देखिए, ये तो हम जानते ही हैं कि जब भी आप कोई नया बिजनेस करते हो तो हम कई प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। इन्होंने देखा कि इनकी इस नागपुर की कॉटन मिल में जो मजदूर काम करने लग रहे हैं वो बड़े ही आलसी हैं। छोटे छोटे बहाने देकर वो एब्सेंट हो जाते हैं, दिन में काम करने नहीं आते और कोई भी एक ऐसा दिन नहीं हुआ जहां पर 100% अटेंडेंस देखने को मिली हो। अब आमतौर पर कोई भी बॉस ऐसी सिचुएशन में क्या करता है, अपने वर्कर्स को धमकाता, कहता कि टाइम पर आ जाया करो नहीं तो फायर कर दूंगा। आपको डराता है, डांटने का काम करता है
लेकिन इन्होंने तो इसका बिल्कुल उलट ही किया। इन्होंने देखा और सोचा कि कोई तो ऐसा रीजन होगा कि ये मजदूर इतने आलसी हो रखे हैं। अगर मुझे इन्हें और मोटिवेटेड बनाना है तो कोई लॉन्ग टर्म ह्यूमन सोल्यूशन सोचना ही पड़ेगा। इन्होंने उनके लिए एक जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया, ये इंश्योर करने के लिए कि रिटायरमेंट के बाद भी इन मजदूरों को पेंशन मिलते रहे। इसके अलावा इन्होंने एक इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट करी, जिसमें अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है किसी भी मजदूर के साथ तो उसकी मेडिकल कॉस्ट कंपनी के द्वारा कवर की जाएगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा इन्होंने फैमिली डेज रखे, स्पोर्ट्स डे रखे, जिससे कि सारे मजदूर अपनी फैमिलीज को लेकर आए और इससे ये लोग एक दूसरे के साथ करीब हुए और उनमें एक कम्युनिटी की फीलिंग भी आई। ये सारी चीजें आपको सुनकर लगेगा कि आज तो बड़ी आम बात है ये, लेकिन याद रखिए कि ये बातें किस जमाने की हो रही थी। बाकी दुनिया में 1800 के टाइम में वर्किंग कंडीशंस बहुत बुरी हुआ करती थी और इसमें सबसे कमाल की बात यहाँ पर ये थी कि ये इन सब चीजों और खुद से खर्चा कर रहे थे। ड्यूरिंग सिविल वॉर टाटा's बिजनेस। अब देखिए होता क्या है कि साल 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत हो जाती है। इनडायरेक्टली ये जमशेद जी के बिजनेस के लिए एक अच्छी खबर थी। अब समझिए कि होता क्या था। इंग्लैंड ज्यादातर अपने कॉटन रॉ मटेरियल्स को अमेरिका से इंपोर्ट किया करता था, लेकिन अब अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से सप्लाई बंद हो चुकी थी और जमशेद जी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी तरफ से कॉटन के रेट्स को डबल कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड को इंडिया से ही कॉटन इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसी दौरान इन्होंने लंदन में जाकर अपना एक ऑफिस भी सेटअप किया और काम करने लग गए और फिर 4 सालों तक इन्होंने भरपूर प्रॉफिट कमाया। लेकिन 4 सालों बाद अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो गई और अमेरिका से आने वाली सप्लाई वापस चालू हो गई। इसकी वजह से टाटा के बिजनेस पर बहुत असर पड़ा और वो लॉसेस में जाने लगे। इन्वेस्टर्स उनके पीछे भागने लगे कि हमें अपना रिटर्न दो, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है हमें वापस चाहिए। लेकिन जमशेद जी यहाँ पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि वो मेक श्योर करेंगे कि सारे इन्वेस्टर्स को अपना रिटर्न मिले, बस बदले में उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा। इन्वेस्टर्स ने उनकी ऑनेस्टी को देखा और उन्हें काम करते रहने दिया। लेकिन इन्वेस्टर्स ने कहा कि जमशेद जी को 20 पाउंड की मंथली सैलरी पर काम करना पड़ेगा, जबकि वो कंपनी के मालिक हैं और उनके लिए ये बड़ी ही बेइज्जती वाली बात थी। वो अपनी कंपनी में ही एज अ फिक्स सैलरी एम्प्लॉय काम करने लगे, लेकिन फिर भी वो डटे रहे और ये दिखाता है कि जमशेद जी अपने बिजनेस को लेकर कितने डेडिकेटेड थे। बिल्कुल अपने पिता की तरह। नसरवान जी का कॉटन वाला बिजनेस अब अच्छा नहीं चल रहा था और इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांग रहे थे और उन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करने के लिए अपना घर बेच दिया था और दोनों केसेस में ये डिसीजन सक्सेसफुल निकला। नसरवान जी और जमशेद जी दोनों ने अपने बिजनेस को बचा लिया और साथ में अपनी रेपुटेशन को भी। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर पैशन, डेडिकेशन और स्किल्स है तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जमशेद जी के कई सपने थे जो अपने जमाने के हिसाब से रेवोल्यूशनरी थे, जैसे कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोलना, इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना, एक स्टील प्लांट खोलना और एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाना जहां पर किसी भी रंग के लोग जा सकें, क्योंकि उन जमानों में रेसिज्म बहुत ज्यादा होता था। अब उनकी लाइफ टाइम में वो सिर्फ एक होटल खोल पाए, लेकिन उनके बाकी के जो 3 ड्रीम्स प्रोजेक्ट थे उन पर उनके रहते काम शुरू हो चुका था। बाद में ये उनके बेटे दोराबजी टाटा ने इंश्योर किया कि उनके पिता के बाकी 3 सपने भी हकीकत बनेंगे। साल 1910 तक टाटा स्टील प्लांट शुरू हो चुका था और स्टील प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। इसी टाइम के अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी और ब्रिटिश एम्पायर को स्टील की सख्त जरूरत पड़ी थी और ऐसे में टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन जाता है। अब टाटा स्टील का इस्तेमाल ब्रिटिश टैंक्स को बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स को बिछाने के लिए किया जाता है। इनफैक्ट एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है यहाँ पर जो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन के द्वारा कही गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उन्होंने कहा था कि टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। उनकी स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बम भी जब गिरते थे टैंक्स पर तो इन टैंक्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे और इसके बाद से टाटा स्टील का नाम और भी ज्यादा पॉपुलर बन गया। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद ग्रेट ब्रिटेन में टाटा स्टील की एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बन चुकी थी और साल 1914 तक टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन चुका था कि उसके अंदर 14 अलग अलग कंपनीज थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर दोराबाजी टाटा ने कंपनी की एक्टिविटीज को संभाला और साल 1938 तक उनके दूर के कजन जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया था। शॉर्ट में हम इन्हें JRD टाटा के नाम से भी जानते हैं। एक और उत्साह से भरे नौजवान जिनके बहुत बड़े सपने थे। JRD टाटा फ्रांस में पले बड़े थे और वहाँ पर ये एक पायलट भी थे। इनको फ्लाइंग का बहुत पैशन था। इसी रीजन से इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की स्थापना करी और जिसे बाद में जाकर रिनेम कर दिया गया एज एयर इंडिया। अभी तक जो भी कहानी हमने आपको बताई दोस्तों ये इंडिपेंडेंस से पहले की है। साल 1947 में इंडिया को आजादी मिली है और इन दिनों सोशलिज्म का जमाना था। हमारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि गांधी जी,
भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद सब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में विश्वास रखते थे और जाहिर सी बात थी कि जब देश को आजादी मिली तो जवाहरलाल नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसीज भी काफी सोशलिस्ट थी। उन्होंने फैसला लिया कि देश में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें नेशनलाइज किया जाएगा, सरकार उन्हें हैंडल करेगी। टाटास के लिए ये एक बुरी खबर थी। सरकार ने टाटा एयरलाइंस को भी नेशनलाइज कर लिया। JRD टाटा का इस फैसले से दिल टूट गया, लेकिन शुरुआत से ही टाटा का मानना था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता बल्कि नेशन बिल्डिंग के लिए भी होता है। नेहरू सरकार ने नेशनलाइजेशन के बाद JRD टाटा को ऑफर भी किया कि वो आकर एयर इंडिया को लीड कर लें और JRD टाटा ने खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। यही रीजन है कि 1970 और 1980 में एयर इंडिया को दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एयरलाइंस माना जाता था। इसके अलावा JRD टाटा ने और भी कई सेक्टर्स में बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू किया। 1945 में टाटा मोटर्स का सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया गया जो था पटरियों पर चलने वाला लोकोमोटिव इंजन। 1968 में इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS की स्थापना करी जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। आज के दिन इंडियन रेलवेज के बाद TCS देश का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, टाटा सॉल्ट का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी शुरू किया गया। JRD टाटा 52 साल के लिए चेयरमैन रहे थे और इस बीच टाटा ग्रुप के अंडर 195 कंपनीज हो चुकी थी। साल 1969 में सरकार ने मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट पास किया और इसका सबसे ज्यादा असर टाटा ग्रुप पर ही पड़ा। सरकार का बेसिकली पर्पस था कि कोई भी कंपनी इतनी बड़ी न बने कि हर चीज में उसकी मोनोपोली हो जाए। ऐसे रूल्स पास होने के बावजूद भी JRD टाटा के अंदर टाटा ग्रुप और बड़ा बनता चला गया। कैसे? जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्सिडरीज बढ़ती जा रही थी, टाटा ग्रुप के अंडर ये टाटा सन्स की ओनरशिप कम करते जा रहे थे। ऐसा करने से नई कंपनीज की मोनोपोलीज नहीं बनी रही थी, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ मैनी इयर्स ये अप्रोच एक्चुअली में बुरी साबित हुई। बिजनेस के लिए जब और लोगों ने बिजनेस को हैंडल करना शुरू किया तो हमेशा वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। टाटा सन्स में रतन टाटा की एंट्री। इनका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नेल्को उस समय रेडियो मैन्युफैक्चरिंग करता था। 1971 में नेल्को का जो मार्केट शेयर था वो सिर्फ 2% पर आकर गिर चुका था, जो कि एक समय में 20% हुआ करता था। अब अगर स्पेसिफिकली नेल्को की ही बात करें तो जमशेदजी टाटा के एक ग्रैंडसन थे जिन्हें बुलाया गया नेल्को को वापस ट्रैक पे लाने के लिए, और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि रतन टाटा थे। वैसे तो ये साल 1962 से ही फैमिली बिजनेस पर काम करने लग रहे थे, लेकिन साल 1971 में इन्हें नेल्को की असाइनमेंट दी गई। रतन टाटा ने कहा कि रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग करना बंद करते हैं, और क्योंकि अगर हमें नेल्को को रिवाइव करना है तो हमें नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। और 3 साल के अंदर अंदर नेल्को का बिजनेस टर्न अराउंड हो गया और 1975 तक नेल्को का मार्केट शेयर वापस 20% पर आ गया था। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम के दौरान इमरजेंसी घोषित कर दी गई और इससे नेल्को के बिजनेस पर वापस एक बुरा असर पड़ा। इवेंचुअली उसकी वजह से इसे शट डाउन होना पड़ा। लेकिन दोस्तों, पता है क्या कुछ ऐसी ही कहानी है नागपुर के उस कॉटन मिल की जिसे जमशेद जी के द्वारा सेटअप किया गया था। रतन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उसे रिवाइव करें और ये मिशन भी सक्सेसफुली होते होते रह गया। लेकिन इस पॉइंट तक आते आते सीनियर मैनेजमेंट ने देख लिया था कि रतन टाटा कितने कैपेबल हैं। इसी रीजन से साल 1971 में उन्हें अनाउंस किया गया एज अ सक्सेसर ऑफ टाटा और उन्हें बना दिया गया द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। साल 1991 वही साल था जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया था कि इंडिया लिबरलाइज हो रहा है, वो अपने मार्केट को बाकी दुनिया के लिए खोल रहा है। सडनली इंडिया ने सोशल मीडिया को छोड़ा और कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ मुड़ने लगा। कहा जाता है कि उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को बचाने का एक इकलौता तरीका था। टाटा ग्रुप के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा होता देखकर रतन टाटा ने बिल्कुल उल्टा किया उसका जो JRD टाटा ने किया था, जिन्होंने टाटा सन्स की ओनरशिप को टाटा ग्रुप की सब्सिडरीज में बढ़ाना शुरू कर दिया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी अब आकर टाटा ग्रुप की कंपनी को ना खरीद पाए। और ये डिसीजन भी इतना सक्सेसफुल निकला कि ना सिर्फ टाटा ग्रुप बचा रहा बल्कि इस पीरियड में टाटा ने फॉरेन कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में एक टेटली टी कंपनी होती थी, उसे $12 बिलियन में टाटा ग्रुप ने खरीदा था। यूरोप में एक स्टील कंपनी थी, कारस करके, टाटा ग्रुप ने उसे भी खरीद लिया। टाटा मोटर्स द्वारा टाटा नैनो की लॉन्चिंग। नवंबर 2003 में कहा जाता है कि रतन टाटा ने एक फैमिली को देखा स्कूटर पर ट्रैवल करते हुए। 4 लोग एक ही स्कूटर पर फंस के बैठे हुए थे। बारिश होने लग रही थी, बड़ी ही मुश्किल तरीके से वो किसी तरीके से मैनेज कर पा रहे थे। फिर इससे इंस्पायर होकर 5 साल बाद रतन टाटा ने टाटा नैनो कार लॉन्च करी
और लॉन्च करते वक्त उन्होंने ये कहानी सुनाई। टाटा ग्रुप का मानना है कि उनके बिजनेस की कोर फिलॉसफी है सोशल अपलिफ्टमेंट में। वो लोअर मिडिल क्लास लोगों को चांस देना चाहते थे कि वो अपनी गाड़ी ओन कर सकें, और उन्होंने खड़ी करी सिर्फ 1 लाख रुपए में दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी। लेकिन उस गाड़ी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही खराब थी। इन्होंने इसे इस तरीके से मार्केट किया कि देखो सबसे सस्ती गाड़ी है, सिर्फ 1 लाख रुपए की गाड़ी है। लेकिन ये नहीं सोचा कि लोगों के मन में परसेप्शन क्या आएगा जब वो ये चीज सुनेंगे। कौन इस गाड़ी को खरीदना चाहेगा? अगर कोई इस गाड़ी को खरीदेगा तो आसपास के पड़ोसी लोग क्या बोलेंगे कि ये देखो, ये तो कितने चीप लोग हैं जो सबसे सस्ती गाड़ी खरीद रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्केटिंग फ्लॉ था। लेकिन टाटा का फोकस ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज में कभी इतना रहा ही नहीं। ये चीज आप इस फैक्ट में भी देख सकते हैं कि कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसेस टाटा ने खोले जो टाटा ने अपने नाम पर नहीं रखे, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और नागपुर में कॉटन मिल। ताज होटल जो ब्रांड है, इसमें भी टाटा का नाम कहीं पर नहीं आता है। 21 लाख करोड़ की ये कंपनी आज रतन टाटा के कमान में जरूर है, लेकिन क्या आपने कभी ये बात सोची कि 84 वर्षीय रतन टाटा के बाद इस कंपनी को कौन संभालेगा? क्योंकि उनकी खुद की कोई संतान तो है नहीं। आपको बता दें कि 2017 में रतन टाटा को एक ऐसा इंसान मिल गया जो इस पद के लिए बिल्कुल सही था और टाटा की सभी कंपनीज को अच्छे से संभाल भी सकता था। इनका नाम था नटराजन चंद्रशेखरन, जो आज तक टाटा सन्स की कमान संभाल उसके चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं। दोस्तों, अब आप ये बात भी जान ले कि नटराजन चंद्रशेखरन को उनको पद से हटाने का रतन टाटा का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं है। नटराजन चंद्रशेखरन ने खुद को इस कंपनी का चेयरमैन बने रहने के लिए कई बार खुद को साबित किया है। उन्होंने सही तरीके से टाटा ग्रुप को चलाकर दिखाया है। दोस्तों, जिस समय नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था, उस समय टाटा सन्स की कई कंपनियां डूबने वाली थी। टाटा स्टील यूरोप में एक डिस्प्यूट से गुजर रही थी। टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक बिजनेस भी काफी कमजोर हो गया था। इतना ही नहीं, टाटा मोटर्स 22,000 के कर्ज में भी डूब गया था। इसलिए शुरुआत से ही नटराजन चंद्रशेखरन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी, पर उनसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा थी। और नटराजन चंद्रशेखरन अपने पहले साल में ही अपनी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते दिखे। उन्होंने टाटा को संभाला और वापस से खड़ा किया। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि आगे नटराजन चंद्रशेखरन ही कंपनी को संभालेंगे या कहानी में आगे ट्विस्ट है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।